डियर स्टूडेंट्स, अपने कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी 5 डिफरेंट एनिमल अडेप्टेशंस की। आज हम 6th अडेप्टेशन के बारे में और उससे आगे की अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो, हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग दी विंटर सीजन और ड्यूरिंग दी समर सीजन अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। जो एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हार्श कंडीशंस, यानी विंटर की हार्श कंडीशंस या समर की हार्श कंडीशंस के दौरान अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देते हैं, और जैसे ही कंडीशंस उनके लिए ठीक होती हैं तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन यानी समर स्लीप। वैसे तो ये हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के जो फिनोमिना होते हैं दे आर मेनली परफॉर्म्ड बाय एक्टोथर्मल एनिमल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ जो है वो वेरी करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल जो हैं वो मेनली हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन का फिनोमिना शो करते हैं। लेकिन कुछ एंडोथर्मल एनिमल भी ऐसे हैं जो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन का फिनोमिना शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग इज एन एक्टोथर्मल एनिमल। फ्रॉग एक एक्टोथर्मल एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बट इट शोज हाइबरनेशन इन विंटर सीजन एंड एस्टिवेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। तो दोनों किस्म के अडेप्टेशंस जो हैं वो फ्रॉग में मिलती हैं। सिमिलरली एक नदरन ग्राउंड स्क्विरल, ये जो नदरन ग्राउंड स्क्विरल है ये एंडोथर्मल एनिमल है, लेकिन ये विंटर सीजन में हाइबरनेशन शो करती है, यानी कि विंटर स्लीप शो करती है, और विंटर सीजन में अपनी एक्टिविटीज़ को जो है ये मिनिमाइज करके जो है जैसे ही विंटर सीजन बीत जाता है तो फिर अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू कर देती। इट रिमेन्स अबव द ग्राउंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन बट सस्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। ऐसे ही अगर हम साउथ वेस्टर्न स्क्विरल की बात करें, ग्राउंड स्क्विरल की बात करें, तो वो एस्टिवेशन शो करती है। वो भी एक एंडोथर्मल एनिमल है, लेकिन वो एस्टिवेशन शो करती है एंड इट रिमेन्स इनसाइड द बरोज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो एस्टिवेशन साउथ वेस्टर्न ग्राउंड स्क्विरल शो करती है, वेयर एज हाइबरनेशन इज शोन बाय नदरन ग्राउंड स्क्विरल, एंड फ्रॉग शोज हाइबरनेशन एज वेल एज एस्टिवेशन, and frog is an ectothermal animal. तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ये दो जो तरह की अडेप्टेशंस हैं ये डिफरेंट एक्टोथर्मल एंड एंडोथर्मल एनिमल्स शो करते हैं टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास अडेप्टेशन है दैट इज डायापॉज। डायापॉज और सस्पेंशन। डायापॉज और सस्पेंशन का मतलब क्या है कि देयर आर सर्टेन जूप्लैंक्टॉन्स एंड लार्वे ऑफ मैनी इंसेक्ट्स which permanently suspend their activities during the unfavorable conditions। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो वो अपनी एक्टिविटीज को पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं और पेरिनेट करते हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने का काम करते हैं। एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे परफॉर्म देयर
they start their developmental activities or they resume their developmental activities. During the period of suspension they do not perform any developmental activity. जब पीरियड जो है सस्पेंशन का होता है, डायापॉज का होता है, तब ये किसी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं शो करते। जबकि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या है, सम रूटीन एक्टिविटीज, यानी कुछ रूटीन की एक्टिविटीज जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन एक रेगुलर पेस के साथ नहीं। जबकि डायापॉज या सस्पेंशन में टोटली एक्टिविटीज जो हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं और ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द ऑर्गेनिजम्स रीअज्यूम देयर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो ये शो करती हैं कुछ जूप्लैंक्टॉन्स या लार्वे ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस टू एक्सेसिव कोल्ड। देखो, जब एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशंस होती हैं, खास तौर पे आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स में, यानी पोलर रीजन्स में, तो एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशंस के अंदर डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंटली अडेप्ट करते हैं। यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, फेवरेबल चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस डेवलप होती हैं, विच अलाउ देम टू एडजस्ट इन द पर्टिकुलर कंडीशन। एक खास एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशन में एडजस्ट होने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ एक रूल्स दिए, जैसे वर्गमेन्स रूल। वर्गमेन्स रूल क्या है कि साइज ऑफ द एनिमल्स विच आर लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, और कौन से एनिमल्स की बात कर रहा हूं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात, यानी कि एंडोथर्मल एनिमल्स की बात। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का साइज कोल्ड कंडीशंस में, एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशंस में बॉडी का साइज क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स लिविंग इन दी हॉट वेदर कंडीशन। जो गर्म इलाकों में मिलते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स या एंडोथर्मल्स, उनका बॉडी का साइज छोटा होता है, लेकिन जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं, जो एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशंस में मिलते हैं, उनकी बॉडी का साइज, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बॉडी का साइज लार्जर होता है। इसको हम नाम देते हैं बर्गमेन्स रूल। ऐसा बर्गमैन ने कहा था। और ये क्यों है, क्योंकि जो कोल्ड कंडीशंस में रहेंगे उनकी बॉडी में सबकुटेनियस फैट ज्यादा होगा, और फैट्स की एकमुलेशन ज्यादा होने के कारण जो है बॉडी की हीट कंजर्व करने में फायदा मिलेगा, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसे ये जो है बल्की बॉडी या लार्ज साइज की बॉडी जो है होना, यह अडेप्टेशन है टू द एक्सेसिव कोल्ड कंडीशन। देन जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन ने ये कहा कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस विच लिव इन, जॉर्डन ने ये बोला था कि फिशेस जो कोल्डर सी एरियाज में रहती हैं, कोल्डर सी में यानी ठंडे पानी में ज़्यादा मिलती हैं, कोल्ड सी के अंदर मिलती हैं, उनकी बॉडी का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू दी फिशेज लिविंग इन अदर रीजन्स। दूसरा, इनमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती हैं उनको हम वर्टिब्रे कह देते हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिब्रे भी इनमें क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में या कोल्ड सी में जो फिशेस मिलती हैं। एक तो उनका बॉडी का साइज ज्यादा होता है, और दूसरा नंबर ऑफ वर्टिब्रे भी उनमें ज्यादा होते हैं। तो ये अडेप्टेशन किसके लिए है, टू कोप विद एक्सेसिव कोल्ड कंडीशन। देन रैंक्स रूल, ये इसने बर्ड्स के रिगार्डिंग दिया था। इसने ये कहा कि बर्ड्स जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलते हैं, एक्सेसिव कोल्ड वाली कंडीशन में मिलते हैं, उनके विंग्स का साइज नैरो होता है और
उनके जो है एक्यूमिनेट विंग्स होते हैं, नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स, नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स, यानी इनके जो विंग्स होते हैं वो नैरो होते हैं और तीखे से होते हैं, जो बर्ड्स मिलते हैं कहां, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में। ऐसा रैंक्स ने कहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैंक्स रूल। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं एलेन्स रूल। एलेन ने क्या बोला कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का साइज तो बड़ा होता है, अगर वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं तो उनकी बॉडी का साइज बड़ा होता है, जैसा कि वर्गमैन ने बोला, बट द साइज ऑफ देयर एक्सट्रीमिटीज साइज, एक्सट्रीमिटीज साइज ये क्या है, स्मॉल होता है। एक्सट्रीमिटीज में क्या आएंगे, जैसे हाथ हैं, कान हैं, नोज है, ठीक है, ऐसे ही जो है फीट हैं, तो ये एक्सट्रीमिटीज हैं। तो जो एक्सट्रीमिटीज का साइज होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का विच लिव इन दी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। दूसरा इसने ये कहा कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलते हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होती है, थिक फर एंड थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो एक्सट्रीमिटीज का साइज स्मॉल होना, थिक फर का होना और थिक सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे फैट्स की थिक लेयर का होना, ये सब बॉडी की हीट की कंजर्वेशन के लिए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के रूल्स के जरिए हम वेरियस अडेप्टेशंस को जो है वो समझ सकते हैं इन दोज एनिमल्स विच आर लिविंग इन एक्सेसिव कोल्ड कंडीशंस। तो बर्गमैन ने ये कहा कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी हमारे जैसे, यानी जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता, ऐसे जो वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का साइज कोल्डर कंडीशंस में लार्जर होता है। जॉर्डन ने कहा कि नंबर ऑफ वर्टिब्रे एंड साइज ऑफ द फिशेस कोल्ड सी के अंदर ज्यादा होता है। रैंक्स ने कहा कि जो बर्ड्स होते हैं विच लिव इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन उनके विंग्स नैरो होते हैं और एक्यूमिनेट होते हैं, यानी पीछे को तीखे होते हैं। और एलेन्स ने कहा कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच लिव इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस possess thick fur and thick subcutaneous layer of fats plus the size of their extremities remain small। उनकी एक्सट्रीमिटीज का साइज छोटा रहता है। तो ये सब अडेप्टेशंस हैं कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। इसके अलावा जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं उनमें कई किस्म के एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस, कई किस्म के एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि उनमें एंटी फ्रीजिंग इनके अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स एंड ग्लिसरॉल, जो कि एक ट्राई अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल और एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन ये सब्सटेंसेस जो हैं ये अबंडेंटली मिलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में विच लिव इन एक्सेसिव कोल्ड कंडीशन। तो ये कोल्ड के लिए उनमें हार्डीनेस पैदा करते हैं ये सब्सटेंसेस। तो इसमें हम एग्जांपल देंगे, जैसे हमारे पास जो है एक आइस फिश की एग्जांपल दे देंगे हम, या एंटार्क्टिक फिश की, आइस फिश की एग्जांपल दे सकते हैं या एंटार्क्टिक फिश की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अंदर ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स और ग्लिसरॉल जैसे सब्सटेंसेस अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एक्सेसिव कोल्ड को झेलने के लिए या उसमें अडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडेप्टेशन। इसके बाद हम बात करेंगे
adaptation to water scarcity, adaptation to water scarcity, adaptations to water scarcity। देखो, जो एनिमल्स मिलते हैं डेजर्ट एरिया में, क्योंकि वहां शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो कम है, तो वहां पे मिलने वाले एनिमल्स जो हैं वो दो तरीकों से इस सिचुएशन के साथ अडेप्ट करते हैं। एक तो वो कुछ ना कुछ अपने में ऐसी अडेप्टेशन पैदा करेंगे बाय विच दे कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, कि ऐसी कोई अडेप्टेशन पैदा करेंगे जिसके कारण वो वाटर के लॉस को रिड्यूस कर सकें। दूसरा, बाय विच दे कैन टॉलरेट द वाटर डेफिशिट कंडीशंस, वाटर डेफिशिट कंडीशंस। ठीक है, तो वाटर डेफिशिट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें, कुछ ना कुछ ऐसी एडेप्टेशन पैदा करेंगे, या फिर ऐसी एडेप्टेशन जिसके जरिए वो वाटर के लॉस को अपनी बॉडी से जितना भी अवेलेबल है उसकी लॉस को रिड्यूस कर सकें। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूं, एक एनिमल है कैंगेरू और डेजर्ट रैट। ये जो है, ये एनिमल की बॉडी में थिक फर होती है। थिक फर होने के कारण जो है लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम से कम होता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो लेस एक्सपोज्ड है टू दी सनलाइट, इस कारण से कम वाटर का लॉस होगा। तो एक तो थिक फर है। फिर 90% ये वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है। कहां से? फ्रॉम मेटाबॉलिक वाटर कौन सा है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो बॉडी सेल्स के अंदर वाटर की फॉर्मेशन होती है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड वाटर की फॉर्मेशन भी होती है, तो वो जो वाटर बनता है दैट इज मेटाबॉलिक वाटर। तो अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वाटर बना होता है उसी से अपनी 90% पानी की जरूरत, वाटर की जरूरत कंगारू रैट फुलफिल कर लेता है। सिर्फ 10% वाटर जो है ये इसको चाहिए बाहर से, और ये 10% कहां से लेता है? फ्रॉम फूड। जो कुछ ये खाएगा उससे 10% पानी इसको मिल जाता है। 90% रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिक वाटर से ही पूरी कर लेता है। तो एक तो ये कि थिक फर है, दूसरा है ये मेटाबॉलिक वाटर से मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। थर्ड इसमें हम देंगे कि ये जो है ये कभी कभार ही ह्यूमिड एंड जो है ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर जो है वो आता है। कहने का मतलब कि ये ओपन में कम आता है डे टाइम में, एंड इट रिमेन्स इन बरोज, ये बरोज के अंदर ही रहता है, ताकि क्या हो, ताकि कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर वाले एरिया में ज्यादातर अपना टाइम पीरियड गुजारे और वाटर का लॉस कम से कम हो। तो ये तीन इसमें मेजर अडेप्टेशंस हैं जिनके चलते ये अपने आप को वाटर की स्कैर्सिटी के साथ कोप करता है या एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है कैमल की। अगर बात करें, एक एग्जांपल कैमल की भी दे देते हैं। तो कैमल जो है वो, उसकी भी बॉडी जो है वो लेस एक्सपोज्ड है टू दी सन, जिसके कारण ड्यू टू अवेपोरेशन कम लॉस होता है पानी का। एक तो ये, दूसरा जो है कि इसकी बॉडी में हम्प जो होता है, हम्प के अंदर फैट स्टोर्ड है,
तो उस फैट से ये वाटर की अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। 40% तक डिहाइड्रेशन को ये झेल लेता है, अप टू 40% डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में हो जाए तो उसको झेल लेता है, यानी ये एबिलिटी है इसमें। फिर इसके अलावा अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोडक्शन, यानी डाइल्यूट यूरिन नहीं प्रोड्यूस करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा और यूरिया को स्टोर कर लेगा टेम्परेरली इनसाइड द बॉडी। और जब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो लगभग ये 80 लीटर्स वाटर जो है उसे कंज्यूम कर लेता है जस्ट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर। तो इस तरह से अपनी वाटर की जरूरत को जल्दी से फुलफिल कर लेता है। तो ये हमारे पास जो है ये कैमल में डिफरेंट अडेप्टेशंस टू अडेप्ट टू वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स, खास करके डेजर्ट लिजर्ड्स के अंदर। देखो डेजर्ट लिजर्ड जो होते हैं ये, जैसे मैंने कंगारू रैट के बारे में एक बात बोली थी, वैसे ही इसमें कि कुछ एनिमल अपने बिहेवियर में, क्योंकि उनके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल ऐसी अडेप्टेशंस नहीं है, फिजियोलॉजिकल ऐसी कोई चेंजेस नहीं है जिनके कारण ये अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है अवॉइड कर सकें, इसलिए वो अपने बिहेवियर में डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लाती हैं। और वो चेंजेस क्या हैं कि बिहेवियरल अडेप्टेशंस में कि डेजर्ट लिजर्ड जो होती हैं ये डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान डेजर्ट लिजर्ड्स क्या करती हैं, दे रिमेन इन बरोज, ये बरोज में रहती हैं एक तो ये, या ये शेडी प्लेसेस के ऊपर चली जाती हैं, शेडी प्लेसेस, ठीक है, किसी स्टोन के नीचे, किसी रॉक की साइड में ये छिपी रहेंगी जहां पे ये लेस एक्सपोज्ड रहें टू द सन टू कंजर्व द वाटर। और ड्यूरिंग द नाइट ये मोस्ट ऑफ अपनी फूड की रिक्वायरमेंट जो है उनको रात को या जब टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है उस समय बाहर आती हैं और उस समय जो है अपनी फूड की जरूरत को पूरा करती हैं। तो ऐसे बिहेवियरल एडेप्टेशन कई डेजर्ट एनिमल शो करते हैं। और लास्ट में मैं एनिमल एडेप्टेशंस में बात कर रहा हूं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी, या जिनको हम फिनोटाइपिक अडेप्टेशंस भी कह देते हैं, फिनोटाइपिक, फिजियोलॉजिकल और फिनोटाइपिक अडेप्टेशंस। देखो इसकी एग्जांपल हम लोग देंगे माउंटेन सिकनेस से, माउंटेन सिकनेस, ठीक है। देखो माउंटेन सिकनेस क्या होती है कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी रहती है वो कम रहती है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, खास करके जब हम ग्रेटर देन 3500, जब हम मीन सी लेवल से 3500 मीटर अबव यानी हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाएं, जैसे कि लेह लद्दाख के इलाके में जाएं, तो अक्सर क्या होता है कि नौजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं, फैटीगनेस, हार्ट पैल्पिटेशन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेम्परेरली आती हैं, यानी कुछ समय के लिए आती हैं। ये क्यों आती हैं? क्योंकि हाई माउंटेन्स के ऊपर या हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर
जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, और जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल, जो ह्यूमन बीइंग प्लेन एरिया से गए होते हैं तो उनमें आरबीसी काउंट होती है कम, तो उतनी ऑक्सीजन उनकी बॉडी को मिल नहीं पाती, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, यानी नोजिया, वॉमिटिंग, फैटीगनेस, इस तरह की प्रॉब्लम, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उस बीमारी को हम नाम क्या दे देते हैं, माउंटेन सिकनेस। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी आरबीसी काउंट बढ़ा देगी। आरबीसी काउंट जो बॉडी की होती है दैट इंक्रीजेस, ये जब बढ़ जाएगी आरबीसी काउंट, तो उसके कारण ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बॉडी को ठीक हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर नॉर्मल फील करना शुरू कर देता है वो पर्सन जिसमें माउंटेन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम पैदा हुई होती है इनिशियली, वो आरबीसी काउंट बढ़ने के बाद अपने आप को क्या कर देता है, थोड़ा ठीक कर लेता है या नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्यों हुआ, मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, जिसके कारण ये जो है फैटीगनेस और हार्ट पैल्पिटेशन वगैरह ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हुई, जिसे माउंटेन सिकनेस का नाम दिया। लेकिन हमारी बॉडी ने ऐसी कंडीशन में क्या किया, फिजियोलॉजिकल एक चेंज लाई बॉडी के अंदर, फंक्शनल लेवल पे एक चेंज लाई, और वो चेंज क्या है कि आरबीसी काउंट को बढ़ा दिया, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बॉडी को बढ़ गई और पर्सन नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो इसे हम बोलते हैं, ये एग्जांपल है फिनोटाइपिक अडेप्टेशन की। यानी फिनोटाइपिक अडेप्टेशन क्या होती है कि टाइप ऑफ अडेप्टेशन इन विच, या टाइप ऑफ अडेप्टेशन विच अलाउ द पर्सन टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द अनफेवरेबल कंडीशन, कि अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको कोई इंडिविजुअल क्विकली रिस्पॉन्स कर पाए, ऐसी जो कोई बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और फिनोटाइपिक अडेप्टेशन, और माउंटेन सिकनेस के इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो विद दिस हमने क्या किया, एनिमल अडेप्टेशन जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे हम जो है नेक्स्ट उसके अंदर लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।